नमस्कार बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान के अध्याय 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन विषय पर चर्चा करेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। बच्चों, आपको पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन ये टॉपिक पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो भूगोल का विषय है और इसे हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो क्या ये मैडम ने गलती से तो इस विषय को यहाँ शामिल नहीं कर लिया? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जैसे विषयों को हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका महत्व जो है राजनीति विज्ञान में भी बढ़ता जा रहा है। इस विषय को हम बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम इस अध्याय के अंतर्गत पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर जो राजनीतिक चर्चाएं की गई हैं उनको समझेंगे। शुरू करते हैं। इस अध्याय में विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व की चर्चा की गई है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मुद्दे का महत्व बढ़ा है। 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, लिमिट्स टू ग्रोथ। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के विकास को अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। जैसा कि एक संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो भी पर्यावरण संबंधी कार्यों को करता रहता है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सहित ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए हैं और पर्यावरण जैसे मुद्दे पर कार्य किया है। पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुआ था वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। पृथ्वी सम्मेलन में कुछ नियमों और सिद्धांतों पर सहमति बनाई गई, जिन्हें एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण विषय सामने आया था, जिसे हम उत्तर दक्षिण विवाद अर्थात विकसित बनाम पिछड़े व विकासशील देशों के बीच मतभेद के नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन में इन विकसित विकासशील देशों के मध्य जो पर्यावरण को लेकर मतभेद थे वो खुलकर सामने आए थे। उत्तर के जो विकसित देश हैं वो पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी को बराबर हो ऐसा विचार रखते थे, जबकि विकासशील देशों ने साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका के सिद्धांत पर जोर दिया था। विकासशील देशों का तर्क था कि विश्व के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। विकसित देशों में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो विकासशील देशों का कहना था कि ये विकसित देशों की भूमिका पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में ज़्यादा है। अतः यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज़्यादा उठानी चाहिए। विकासशील देश ये तर्क दे रहे थे। विकासशील देशों का मानना था कि वो तो अभी अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया में शुरू हुए हैं, वहाँ से उन्होंने अभी चलना शुरू किया है, तो उनका कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि उन पर वो ही प्रतिबंध लगाए जाएं जो विकसित देशों के लिए तय किए गए हैं। तो 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कहा गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि जो जितना नुकसान पर्यावरण को पहुंचाएगा उसकी जिम्मेदारी उतनी अधिक होगी। भारत के द्वारा भी पर्यावरण संबंधी बहुत से कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनाई गई हैं। भारत ने वैश्विक स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण संबंधी काफ़ी योगदान दिया है। भारत का मानना है कि पर्यावरण को ज़्यादा क्षति विकसित देशों ने पहुंचाई है, इसलिए इस विषय पर ज़्यादा उत्तरदायित्व उन्हीं देशों का बनता है। वनों के विनाश, जैव विविधता को खतरे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मनमानी इत्यादि कारणों से आज पूरे विश्व को खतरा उत्पन्न हो रहा है और पर्यावरण आंदोलनों ने इन समस्याओं की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। आप सभी जानते हैं कि संसाधनों में खनिज तेल, अयस्क, लकड़ी, जल जैसे प्राकृतिक संसाधन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन संसाधनों पर अपना अधिकार जमाने को लेकर या उनको अपने अधिकार में लेने के लिए प्रत्येक देश लगातार संघर्ष करता रहता है, क्योंकि आज के समय में इन संसाधनों की बहुत आवश्यकता है और जिसके पास ये संसाधन होंगे वह देश का एक महत्वपूर्ण शक्ति, विश्व का एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब देशों में खनिज तेल पर्याप्त है और वह पूरे विश्व में एक बड़ा हिस्सा खनिज तेल का निर्यात करता है। किंतु जल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है।
भविष्य में कहा जा रहा है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो जल को लेकर ही होगा। तो खनिज तेल, अयस्क जल, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं और विश्व राजनीति को ये बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में ये प्रभावित करेंगे। इस अध्याय में हमें एक और विषय मिलता है जिसमें हम मूलवासियों की समस्याओं और उनके अधिकारों के विषय में पढ़ते हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम ये समझ सकते हैं कि जब इसे राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया है तो मूलवासियों की समस्याओं तथा उनके अधिकारों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जागरूक हुआ है। ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का, जिसमें हमें पता चला है कि जो पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हो चुके हैं, क्योंकि पर्यावरण को जो क्षति पहुँचती है तो उससे कोई एक देश प्रभावित नहीं होता बल्कि संपूर्ण विश्व प्रभावित होता है। अतः उस पर्यावरण को संरक्षण के लिए सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अब हम इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पृथ्वी सम्मेलन, ये इस टॉपिक का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 3 गैसें याद रखनी है जिनसे पर्यावरण में ताप में लगातार वृद्धि हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में एक और टॉपिक है हमारे इसी पुस्तक का, उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ भी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित मिल जाएंगे, तो मैंने उनको दोनों जगह न रख के सिर्फ एक ही अध्याय में रखा है। यहाँ सिर्फ हम इस चीज़ पर जोर देंगे कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? तो 2002 में किए। भारत में मूलवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनुसूचित जनजाति या आदिवासी, ये दोनों ही शब्द भारत के मूलवासियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भारत में अनुसूचित जनजातियों का कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर है 8%। अब इस टॉपिक के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए हैं? पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा टिहरी बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सांझी संप्रदा से आप क्या समझते हैं? या विश्व की सांझी संप्रदा से क्या आशय है? सांझी संप्रदा से आशय उस संप्रदा से है या उन संसाधनों से है जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे विश्व का, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इनमें चारागाह, मैदान, कुआं, नदी, महासागर, ब्रह्मांड, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। ये किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इन्हीं को सांझी संप्रदा कहा जाता है। इस टॉपिक का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांझी संप्रदा से आप क्या समझते हैं? तो इसे बहुत अच्छे से आप याद कर लें। पृथ्वी सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था? ऑब्जेक्टिव के समय मैंने बताया कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, एजेंडा 21 क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में, किस किस के संबंध में? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित करते हुए विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए थे। इन्हें ही एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इस एजेंडे के तहत ये कहा गया था कि विकास तो किया जाए, लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाए कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे। अगला प्रश्न है, मूलवासियों से क्या अभिप्राय है? मूलवासी किसी राज्य के ऐसे लोग कहलाते हैं जो वहाँ एक लंबे समय से, अनंत काल से रह रहे हों तथा जिन्हें बहुत पुराने रीति रिवाजों पर आधारित जीवन शैली से पहचाना जा सकता हो। बस, तो ये टॉपिक इतना ही छोटा है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उनको मैंने इस
वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। वैसे इस टॉपिक में बहुत सारे और भी विषय हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसको इतना विस्तार में पढ़ सकें। तो जो इस टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, मैंने सिर्फ उन्हीं को शामिल किया है। तो आप एक बार बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चन का रिवीजन करें, याद करें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।